आध्यात्मिक गुरु सिद्ध श्री दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज की जन्म स्मृति कार्यक्रम करते हुए एक बहुत बड़ा शिक्षा मेला का हम लोगों ने आयोजन किया था। और वो शिक्षा मेला का आयोजन 3 दिन तक अभी चला और बहुत सफल ही नहीं बल्कि सफलतम रहा। उस कार्यक्रम में मेरे जितने सहयोगी और साथी शिक्षक, हरियाणा के सुपरस्टार शिक्षक जो रहे, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर, जितने भी कोचिंग सेंटर्स या जितने भी लाइब्रेरीज आदि के द्वारा जो यहाँ पर आए, उन सब विद्यार्थियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको भी मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि आपने शिक्षा मेला कार्यक्रम से संबंधित इस प्रश्न को मेरे से पूछा। प्रिय बंधुओं, समाज की जागृति के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत अति आवश्यक हैं और इसीलिए हम लोगों ने ये समाज हित में, जनहित में, जन जागृति के लिए, अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम किया। और ये सिद्धों की स्मृति में किया, ये शिक्षा के मेले के रूप में किया, ये आध्यात्म के मेले के रूप में किया और ये जोश, होश और क्रांति की एक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए। सर, इसमें कितने बच्चों ने भाग लिया और कौन कौन जो हैं बच्चे विजेता? देखिए, इस कार्यक्रम में लगभग 19,500 विद्यार्थियों ने हरियाणा स्टेट से भाग लिया और अन्य स्टेट के बच्चे भी इसमें काफ़ी आए हुए थे। और इनमें प्रथम विद्यार्थी हमारे इधर गांव बुडायन है, बुडायन गांव का एक नौजवान था, वो प्रथम आया। 1,11,000 रुपये उस विद्यार्थी ने प्राप्त की। और दूसरे नंबर पर एक विद्यार्थी जींद से है और इसी प्रकार एक और है तीसरा। तो ये काफ़ी विद्यार्थी हैं, 200 प्लस इसमें पुरस्कार थे। उन लोगों को हमने पुरस्कार दिए और उन सब बच्चों को हौसला भी वर्धन किया। और यह कार्यक्रम हरियाणा का पहला कार्यक्रम था जो इतने बड़े स्तर पर था। जो ये परीक्षा थी निष्पक्ष तरीके से करवाई गई? बिल्कुल निष्पक्ष करवाई गई और हमारी जो तन्मयता थी या हमारी जो सोच थी या हमारी जो मेधा थी, वो हमारा जो प्रांजल था वो बिल्कुल सकारात्मक था और हमारा जो लक्ष्य था कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर पहुँचे। सर, जो आपने जो परीक्षा ली थी, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे या कुछ डेयरी से संबंधित? या हाँ, सीईटी पैटर्न पर आधारित ये परीक्षा थी जिसके अंदर आप देख सकते हैं समसामयिक मामले थे, रीजनिंग थी, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी, इंग्लिश, हर प्रकार से प्रश्न लिए गए थे जो कि परीक्षा पैटर्न में सरकारी परीक्षा, जब सरकारी नौकरियों के लिए आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं, जहां आपको जो सब्जेक्ट और जो पैटर्न मिलता है उनसे उसी पैटर्न पर ये परीक्षा थी और उसी से संबंधित ये पूरे प्रश्न इसमें पूछे गए थे। उसमें 5 प्रश्न हमने मठ से संबंधित पूछने का कहा था, लेकिन बाद में मैंने विचार बदल करके 3 प्रश्न मठ से संबंधित पूछे थे। जी, युवाओं को सर क्या संदेश पहुंचा है जो आपने जो परीक्षा? युवाओं को संदेश से नहीं पहुंचा बल्कि युवाओं को एक जोश, एक होश और एक नई चेतना पहुंची है। शिक्षा जगत की मैं समझता हूं कि एक प्यास पूरी हुई है और इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे स्टेट में जगह जगह होने चाहिए ताकि युवाओं को और आगे आने वाली पीढ़ी को एक नई चेतना शक्ति का संचार प्राप्त हो। और इस कार्यक्रम से मैं समझता हूँ कि युवाओं को एक संबल मिला है, एक उत्साह मिला है, एक उमंग मिली है, एक उल्लास मिला है, एक अनुभव मिला है। और अनुभव के साथ साथ इतनी बड़ी तादाद में एक साथ बैठ करके किस प्रकार हम अपने परीक्षण को या अपने परिचय को कलम क्रांति के द्वारा दे सकते हैं, इस बात का एक होश भी मिला है और एक नया अनूठा अनुपम अनुभव भी उन्हें प्राप्त हुआ है। सर, ये आपने ये ऐसा क्या प्रोग्राम बना कि मठ में जो कोतकला में होता और कहीं नहीं होता, आपके मन कहाँ से आया ये विचार? देखिए, मैं पहले अलीपुरा में था तो अलीपुरा में भी छोटे लेवल पे करता था और अब ये बड़ा मठ है, यहाँ पर मुझे सुशोभित किया गया। इस मठ पे सेवा का मुझे मेरी जनता जनार्दन ने और नाथ संप्रदाय के संतों ने मुझे यहाँ पर पदाधिकारी, धर्माधिकारी बना करके पीठासीन किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गद्दी है तो बड़ी गद्दी पर बड़े काम होने चाहिए। तो इस गद्दी पर जो हजारों लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं, उन लाखों करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक लाभ तो मिलता ही है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं शैक्षणिक लाभ भी मिले, सामाजिक लाभ भी मिले, धार्मिक लाभ भी मिले। और इसी विचार के साथ हमने शिक्षा क्रांति का सौजन्य रखा और इस मठ के द्वारा, ये मठ हमेशा से प्रेरणादायी रहा है। यह महायोगी दादा कालापीर जी, कलाईनाथ जी महाराज का अपने आप में एक बहुत बड़ा विचित्र वीर्य का इतिहास है। तो उनके जीवन से भी प्रेरणा मिलती है
तो उनके जीवन से शिक्षा और गोरक्षनाथ जी महाराज के जीवन से भी हमें शिक्षा की प्रेरणा मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ये आप मेरे हाथ में एक साहित्य देख रहे हैं, गोरक्षनाथ और उनका हिंदी साहित्य। तो इन सब संतों के जीवन से हमें साहित्य मिला है, पाखंड नहीं। इन सब संतों और दिवंगत आत्माओं से हमें ऊर्जा विद्या के रूप में मिली है, ना कि कोई पाखंडों के रूप में। तो इसलिए हमें इस शिक्षा का, गुरु गोरक्ष ने गोरखवाणी का, कबीर ने कबीरवाणी का, नानक, गीसादास, पीपादास, हनुमंत, मीरा, सब संतों ने अपने अपने ज्ञान और वाणी के द्वारा इस पूरे के पूरे मानव जीवन को सृजन करने का काम किया है। तो हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर आजकल देखते हैं कि युवाओं में नशा का क्रेज ज़्यादा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, गोरखवाणी जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने एक शास्त्र लिखा है, रचना की है, अगर हम गोरक्षवाणी की बात करें या हम कबीरवाणी की बात करें या किसी अन्य संत की वाणी की अगर हम बात करें, किसी संत के साहित्य की अगर हम बात करें, तो सब संतों के साहित्यों ने नशे का हमेशा विरोध किया है। और अगर नशा बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और नशाखोरी को जड़मूल से ख़त्म करने के लिए हम सबको, जिसमें यूट्यूबर्स भी आ गए, जिसमें संत भी आ गए, सैनिक भी आ गए, शिक्षक भी आ गए, चिकित्सक भी आ गए, और समाज का हर तबका, हर वर्ग कहीं ना कहीं जिम्मेवारी ले, और जिम्मेवारी लेकर के अवेयरनेस बढ़ाए। बिना अवेयरनेस के कोई भी कठोर कानून भी समाज के अंदर लागू नहीं हो सकते। किसी सरकार के द्वारा जो काम नहीं किया जा सकता वो संस्कारों के द्वारा किया जा सकता है। तो इसलिए संस्कारों की जो आज कमी है, उस संस्कारों की कमी को दूर करने के लिए 16 संस्कारों की भट्ठी में हमें आने वाली पीढ़ी के बच्चों को कहीं ना कहीं डुबोना चाहिए। और उसके डुबोने से बच्चों के अंदर एक नवीन जीवन की ऊर्जा अपने आप निर्मित होगी। उसी से नशा कहीं ना कहीं हमसे दूर हो सकता है। बिना जागृति के नशाखोरी का विरोध और नशाखोरी को जड़ से ख़त्म करना नामुमकिन है। सर कहीं ना कहीं सर धर्म की आड़ में नशा करते हैं लोग, जैसे जाते हैं कि हरिद्वार बोले की विभूति है, इस प्रकार का नशा करते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, धर्म की आड़ में कहिए या देवताओं की आड़ में कहिए, या आप कहिए कि किसी भी अनन्य अनन्य कसौटियों की आड़ में, तो जो ये हो रहा है ये वास्तव में गलत हो रहा है। सभ्य समाज की जिम्मेवारी बनती है कि वो इन चीज़ों को समझे। और आपके गांव में किस व्यक्ति से कितना नशा फैल रहा है, आपके गांव का कोई प्रमुख व्यक्ति या कोई प्रमुख अपने आप को जो गांव का एक जिम्मेवार व्यक्ति बताता है और वो अगर नशा फैलाता है, तो समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और ऐसे गलीज जानवरों से अपने आने वाली पीढ़ी को अलग ले जाने की आवश्यकता है। वरना वो लोग किसी न किसी लोभ प्रलोभ में डाल करके आपके बच्चों को नशा देंगे, और नशे के आदी बनाने के बाद उन्हीं बच्चों से अपराधों को बढ़ावा देंगे, अपराध करवाएंगे और आपके बच्चों का यूज करेंगे। तो इसलिए आप सभी समाज के प्रहरियों से, आप सभी जागरूक बंधुओं से मैं निवेदनात्मक ढंग के साथ अपीलबद्ध हूँ कि अपने बच्चों का और समाज के चारों दिशाओं में नौजवानों का जो आज सत्यानाश हो रहा है, तो उसके पीछे कारण नशा है। तो नशे को बढ़ाने वाले लोग कौन हैं, उन लोगों के ऊपर भी एक गहरी नज़र आप डालें, और एक प्रबुद्ध वर्ग एक कमेटी बनाए, एक टीम बनाए, एक योजना बनाए, एक संगठन बनाए, और वो संगठन सर्जन करे। समाज के अंदर युवा शक्ति की अतीव आवश्यकता है कि युवा शक्ति जागे और नशाखोरी बढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ एक ज़बरदस्त अभियान खड़ा करें। सर, विज्ञान आविष्कार की जननी बताया गया है, लेकिन लोग आज कहीं न कहीं विज्ञान से दूर हट के वो पाखंड के अलग अलग तरह के जो पाखंड हैं हम कह सकें, उसके अंदर जो है, देखिए, प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वहीं आप देखेंगे पाखंड किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वो कार्य जो वेद के सिद्धांतों के विरुद्ध किया जाता है वो पाखंड कहलाता है। बिल्कुल इस प्रकार के पाखंड जो विज्ञान का तिरस्कार करते हैं, समाज को जड़मूल से उखाड़ कर फेंक देने चाहिए। कदापि समाज को इस प्रकार की गलिचता को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज जिस दलदल में धंसता जा रहा है, अंधविश्वास, पाखंडों, ढोंग और आडंबरों सहित सामाजिक कुरीतियों के कारण आज तंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिक लोग, कहीं गड़ा हुआ धन निकलवाने के नाम पर, कहीं लड़का लड़की को वश में करवाने के नाम पर, तमाम प्रकार के और षड्यंत्रों के नाम पर जो एक बहुत बड़ी दानवता फैलती जा रही है, वो कहीं ना कहीं मुँह की खाने के लिए तभी तैयार होगी जब जिम्मेवार समाज विज्ञान का तिरस्कार करने से बचेगा और विज्ञान के आविष्कारों को, विज्ञान के मूल को
विज्ञान के सिद्धांतों को और विज्ञान के अनुसंधानों को ढंग के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने अपने गांव में स्थापित विद्यालयों में जब साइंस लेबोरेटरियां कहीं ना कहीं स्थापित करोगे, तब जा कर के वहाँ पर हमारे बच्चों को इस बात का ज्ञान होगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो फिर विज्ञान के माध्यम से अंधविश्वास, पाखंड और पापाचार, मिथ्याचार, दुराचार, अत्याचार का प्रक्षालन होगा, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए विज्ञान को बढ़ाने में सुनीता विलियम बनने के लिए अपनी बेटियों को ज़रूर आप लोग प्रेरित करें, और मैं भी प्रेरित कर रहा हूँ। और अपने बच्चों को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर रिसर्च करने के लिए आप आगाह करें और पथ प्रदर्शन आप बच्चों का करें, अन्यथा विज्ञान का तिरस्कार होगा, तब हमें मुंह की खानी पड़ेगी। इतिहास गवाह है, भारत ने जब जब विज्ञान का तिरस्कार किया तब मुंह की खाई। सर, जैसे बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो भी पाखंड को मानते हैं। ऐसा क्या है कि डॉक्टर इंजीनियर है जो उनकी साइंस की पढ़ाई होती रहती है, विज्ञान का उन्हें पता है, फिर पाखंड की तरफ जोर क्यों होता है उनका? देखिए, ऐसा है, कोई एक दो की संख्या में इस प्रकार का कीड़ा आ जाता है। आप देख सकते हैं कि लाल मिर्ची जो होती है ना, लाल मिर्ची, आप उसको अपने रसोई के अंदर एक छोटी डब्बी में पैक करके रख दीजिए, पीस करके। लाल मिर्ची में भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब लाल मिर्ची में कीड़े पड़ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि लाल मिर्ची में जो कीड़ा पनप रहा है, उस कीड़े को वो मिर्ची भी उसकी आँख के अंदर कहीं दोष बन करके, प्रतिद्वंदी बन करके उसको पीड़ित नहीं कर रही है। तो इस प्रकार के कीड़े कहीं ना कहीं समाज में 1-2% उनमें भी आ जाते हैं, जो विज्ञान पढ़ने के बावजूद भी विज्ञान को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ते हैं, समझते नहीं। विज्ञान को पढ़ते हैं, जानते नहीं। जब तक विज्ञान को जानोगे नहीं, देवताओं को, धर्म को, या अपने देवत्व को, अपने सिद्धांतों को जब तक जानोगे नहीं, तब तक अगर मानोगे तो आपका यही हाल होगा कि आपको कहीं धूल धूसरित किया जा सकता है। आपसे चालाक लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, और आप चालाक लोगों की गर्दिश में कहीं ना कहीं जकड़े जा सकते हैं। चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप MBBS हों, चाहे आप M.Com, B.Com, चाहे आप IPS, IAS, कितनी भी बड़ी किसी भी पद प्रतिष्ठा पर बेशक क्यों ना पहुंच गए हो, जब तक आपकी बुद्धि का विकास नहीं है, देश का विकास और संस्कृति और ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन का विकास आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले बुद्धि का विकास होना चाहिए, और जिसकी बुद्धि का विकास है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं साधारण विज्ञान को पढ़ करके भी समझ सकता है कि पाखंड क्या है और वास्तविक जीवन क्या है। जब आप कक्षा 10, 11, 12 की साधारण विज्ञान को भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको कई प्रकार से इन पाखंडों से बचने के तरीके और कई प्रकार के ऐसे प्रयोग बताए जाते हैं, जिनको पढ़ करके आप समाज में फैलती हुई इस पाखंडों की रूढ़ियों को समझ सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ लोग केवल पढ़ रहे हैं, जानने के इच्छुक नहीं हैं। जब तक जानकारी जुटाने की इच्छुक नहीं होगे, तब तक आप लुटते रहोगे, मिटते रहोगे, कटते रहोगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। मतलब सर, जो स्टूडेंट पढ़ता है रोजगार के लिए पढ़ता है, न कि विज्ञान की दृष्टि से? नहीं, जो पढ़ते हैं वो नौकर बनने के लिए केवल पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं उनकी राजा जैसी सोच है ही नहीं। तो अगर नौकर बनने के लिए पढ़ोगे तो नौकरी बनना है, तो नौकर बनने के लिए पढ़ने वाले लोग उस विज्ञान की गहराई तक जा कर के जानकारी जुटाने में असफल ही साबित होंगे। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप हार जाओगे, आप जीतोगे नहीं, विजेता नहीं बन सकते। जी सर, आज के समय में जो नौजवान हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, जो हम कह सकते हैं अपने प्यार के लिए है, जो माँ बाप को मार देते हैं। कई जगह देखते हैं माँ बाप अपने बच्चे को मार देते हैं, 4-4, 2-2 साल के बच्चे को भी है जो अपने प्रेम के लिए वो मार देते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज जो समाज में दिन प्रतिदिन कई कई घटनाएं हैं जो लगातार देखने को मिल रही हैं? देखिए, एक तो गुरुकुलों की दिन प्रतिदिन घटती हुई संख्या और संस्कारों में आई गिरावट, वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, दर्शनों से दूरी समाज के लिए घातक बनती जा रही है। ये कार्य समाज के लिए एक बहुत भीषण महामारी के रूप में बनते जा रहे हैं। आज जो युवक और युवतियां प्रेम प्रसंग में पढ़ करके कोर्ट में मैरिज आदि करके, लव मैरिज आदि के चक्कर में पढ़ करके जो अपने घर और परिवार को कलुषित करने का काम करती हैं,
इस प्रकार के बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं, इस प्रकार के बच्चे खा क्या रहे हैं। जब घर से बाहर जाते हैं, +2 करने के बाद कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहाँ जा कर के अपने जीवन को कहीं न कहीं फैशन को सुपुर्द कर देते हैं। फिर वो वहाँ की रेहड़ियों पर या बाज़ारू सामान को खाने में अपने आप को लगा देते हैं फैशन बना करके, यार मित्रों में बैठ कर के वहाँ गलत चीज़ों को, नशे की चीज़ों को, कहीं न कहीं कुछ गंदे मित्र बन जाने के कारण अपने जीवन का हिस्सा इन गंदी चीज़ों को हमारे बच्चे बनाते जा रहे हैं। और घर और परिवार वाले कहीं अपने बच्चों पर समय रहते हुए ध्यान रखने में असफल होते हैं, तो उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि वो आपका बच्चा, जो आप खाओगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अगर आप गंदी चीज़ें खाओगे, बाज़ार की जा कर के तली हुई चीज़ें खाओगे, तो आपके, अब शेर क्या खाता है, मांस मिट्टी। तो फिर शेर का स्वभाव भी कैसा होता है, चीरने फाड़ने जैसा। तो आज अगर जो आदमी मांस मिट्टी खाएगा, अंडे खाएगा या फास्ट फूड खाएगा, तो उसका स्वभाव भी कैसा हो जाएगा, चीर फाड़ जैसा। बिल्कुल किसी को थोड़ा सा अंगुली से टच करो करंट मारता है, इतना ज़्यादा गर्मी हर व्यक्ति में है, कोई शांति नहीं कर रहा। तो ये जो अशांत भोजन है, ये आपके मन को भी अशांत करता है। तो अशांत अगर आप होगे तो फिर परेशान भी आप होगे, और अशांत मन आपके जीवन को प्रशांत नहीं बनने देगा, आपके जीवन की प्रशस्ति को कहीं ना कहीं घटाएगा और आपको मनमर्जी करने के लिए प्रेरित करेगा। और जब आप मनमर्जी करके घर वालों का तिरस्कार करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस समय आप अपने आप का स्वतः मर्दन करते हैं। आप उस समय जिंदा ही नहीं रहते हैं जब आप अपने माता और पिता के आज्ञा को उल्लंघन करते हुए लांघने का काम करते हैं। तो ये सब खान पान, व्यवहार, जो पहरान जो बदल गए, इसकी वजह से ये सारी घटनाएं घट रही हैं। गुरुकुलों की संख्याएं जो घट रही हैं, उसकी वजह से भी घटनाएं घट रही हैं। सर, जैसे हम कह सकते हैं जो युवतियाँ, तो आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं उसको? क्या इसमें माँ बाप की कमी है, या समाज की कमी है, या क्या सरकार की, जैसे कोर्ट भी उनको है सपोर्ट करती हैं? शैक्षणिक जो विकास जब तक नहीं होगा, शैक्षणिक विकास करने में जो गुरुकुलों की परंपरा रही है, उस परंपरा में जो संस्कारों के 16 संस्कारों का जो एक हमारा पूरा जबरदस्त एक सिद्धांत रहा है, उस सिद्धांत का प्रतिपादन विद्यार्थियों के जीवन में आता रहा। अब उससे हम दूर हो गए, तो अब खान पान भी जहाँ तक बदल गया, यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, नाइट्रेट, जिंक, सल्फर और DAP, पता नहीं क्या क्या हम खेतों में डाल रहे हैं, वो हमारी थाली में तो आ रहा है। तो उस गंद खाने को खाएंगे तो फिर आप दिशाहीन अपने आप बन जाएंगे। दूसरी बात, मेकाले पद्धति जो हम पढ़ रहे हैं स्कूलों में, जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, मेकाले सिद्धांत। सबका सब पाश्चात्य और पश्चिमी देशों की कुसभ्यताओं को कहीं ना कहीं पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका ज्ञान विज्ञान भी दूषित है, और कहीं ना कहीं आपका भोजन भी और आपका पहन पहनावा भी दूषित है। इसलिए आपके विचार दूषित हैं, और जिस व्यक्ति के विचार दूषित हैं उस व्यक्ति के आचार दूषित हो जाते हैं, यानी आचरण भी दूषित हो जाते हैं। और जब आचरण दूषित हो जाते हैं, तब आप अपने गुरुओं का और माँ बाप का अपमान करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं, आप तुरंत प्रभाव से उनका अपमान करते हैं। कई जगह देखा जाए, लव मैरिज में लड़के अपने माँ बाप, भाई बहन सबको मार देते हैं। ऐसा क्या कारण है कि इसमें वो लड़के के विचार ही दिखते हैं, लड़का ही दिखता है कि माँ बाप, भाई बहन का जो प्यार इतने सालों का, 18 साल का, 20 साल का, वो भंग हो जाता है? मैंने बताया ना अभी, जो माँ बाप 18 साल तक इतना लाड प्यार करते हैं, वो कुछ ही दिनों की उस शॉर्टकट लाइफ, जीवन के शॉर्टकट रास्तों को खोजने का जो प्रयास किया जा रहा है, शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में माँ बाप को जो है ना बच्चे दूर छोड़ देते हैं। उसका सारा कारण है शिक्षा में मिलावट। आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो ये सारा मामला शिक्षा में मिलावट का है और भोजन में मिलावट का। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? इसको सुधारने के लिए सरकारों को भी चाहिए और आम जनता को भी चाहिए कि गुरुकुलों की स्थापना करने और कराने का काम करें। जो लोग कर रहे हैं उनके गुरुकुलों का उत्थान कराने के लिए सहयोग करें, और सरकार को भी चाहिए कि संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृत को भी लागू करें, और संस्कृत को बचाने के लिए परिष्कृत जीवन में गुरुकुलों की स्थापना करने के लिए सरकार भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर काम करे, और साधु संतों को भी करना चाहिए। बिना गुरुकुलों के जीवन निर्माण संभव नहीं है। सर, आजकल साधु संतों में हम देखा गया, कभी नाम के साधु संत होते हैं, उनके भी कई बार ऐसे पकड़ा गया जैसे मंदिरों में रेप वगैरह हो जाता कई बार। देखिए, मेरी नज़र में तो ऐसी घटना मुझे कोई सुनाई नहीं दी है, और बाकी कोई एक दो, मैंने अभी बताया ना, एक दो कीड़े हर वर्ग में हैं। हर वर्ग में, आप चाहे पटवारी को देख लो, उन वर्ग में भी हैं। आप डॉक्टरों को देख लो, आप एक्टरों को देख लो, आप
कंपाउंडर को देख लो, आप मास्टर को देख लो, आप साधुओं को देख लो, आप किसी भी वर्ग में फिर देख पूरे लो। समाज को वो बदनाम कर देते हाँ, हैं। वो एक दो भैंस होती हैं जो सारे तालाब एक दो, वो सबको, आप एक वो हरियाणा में कहावत है ना कि एक दो भैंस सबको गंदा कर गंदा कर देती है। देती तो इसलिए एक दो कीड़े मकोड़े तो ये तो होते ही हैं। कहीं ना कहीं जो 99% अच्छे लोग हैं, हमें उनकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। सर, ऋषि मुनियों द्वारा है जो आर्य समाज है वो लगातार समाज के लिए प्रयासरत रहते हैं, जागरूक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है समाज है उनको दरकिनार करता रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जागरूक करने वाले लोगों की एकता और उनके संगठन में कमी का कारण मुख्य है। कहीं ना कहीं जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनका संगठन सृजन के लिए तैयार होता है तो वो छोटा रह जाता है, और जो दूषित लोग, दुष्ट लोग हैं, उनका संगठन बड़ा हो जाता है। इसलिए अच्छाई कम बढ़ती है, बुराई ज़्यादा बढ़ती है। सर, और केवल किसी आर्य समाज की या किसी भी समाज की अगर हम बात करें तो भी ये गलत है। मैं पूरे मानव संस्कृति की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व राष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि पूरे विश्व राष्ट्र में तमाम अच्छे काम करने वाले लोग एकता के सूत्र में अपने आप को नहीं रखते हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं हम हारते हैं। सर, जो आज का जो समाज है हमारा नीचे जा चुका है, बिल का गिराव, तो उसको कैसे उबारा जा सकता है? और जो अपने बच्चे हैं, जो संस्कार है थे, जो पहले हमारा भारत होता था, उसको कैसे दोबारा से विकसित किया जा सकता? दोबारा से विकसित करने के लिए अपने आप को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। और आओ लौट चलें वेदों की ओर, आओ पढ़ें वो ऋषियों की व्याकरण, आओ गुरु गोरक्षनाथ जी का साहित्य पढ़ें, आओ हम सब मिलकर के उस व्याकरण को पढ़ें जिसके पढ़ने से बोलना, चलना और व्यवहार का प्रत्येक दृष्टांत हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो। और जब तक हम अपने साहित्यों के नज़दीक जाकर मैत्री नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई समाधान नहीं है कि हम समाज को उन्नत कर पाएंगे। समाज जब भी उन्नत होगा जब वो उन्नत शिक्षा से प्रेरित होगा। सर, जैसे आप जैसे योगी जी हैं, और भी हम कह सकते हैं, आर्य समाज का जिक्र हमने किया था, वो लगातार प्रयासरत रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी बातें सुनते हैं और घर जा करके फिर वो वही मूर्ति पूजा में और पाखंड में वो सोचते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी समस्या ज्यों की तो बनी रहेंगी। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनकी जो समस्याएं हैं वो कैसे दूर हो पाएंगी? अंधभक्त हो चुके हैं बिल्कुल। मैंने इतनी देर में आपको सब बताया है, और इतना जो बताया इसमें हर प्रश्न का जवाब आपको मैंने दे दिया है। कहीं ना कहीं ये बौद्धिक वैमनस्यता है, ये बुद्धि के स्तर की जो निर्माण शैली है उसमें कहीं ना कहीं घटोतरी है। और वो घटोतरी मैंने बताया साहित्यों, व्याकरणिक मोक्ष ग्रंथों और अपने ऋषियों की चारित्रिक निर्माण कर देने वाले शास्त्रों के अभाव में सब कुछ घटनाएं घट रही हैं। जब तक हम अपने आप को विद्या की विधा में नहीं घटित करेंगे तब तक संभव ही नकारात्मक ऊर्जाओं का नष्ट करना हो ही नहीं सकता। जैसे गुरुकुलों का जिक्र किया सर, पहले गुरुकुल ही होते थे, लेकिन आज के समय में जो है गुरुकुलों को बिल्कुल हम कैसे नाम मात्र के जो है गुरुकुल बचे हुए हैं, तो उनको दोबारा से जो है कैसे हम कह सकते हैं? मैंने बोला ना, सरकार इसके लिए सहयोग करे, साधु संत करें और आम जनता भी इसके लिए करे। और अकेले गुरुकुल ही नहीं, जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर भी प्रत्येक गाँव के जिम्मेवार जागरूक लोग समय समय पर जा कर के स्कूलों का अवलोकन और मूल्यांकन करेंगे, तब उससे भी समाज में एक बड़ा प्रभाव सकारात्मक पड़ सकता है। और बहुत सारे पर्याय हो सकते हैं, गांव में लाइब्रेरी आदि हो, या जब भी विद्यार्थियों को समय मिले, आने वाली पीढ़ी है, ऐसा लगे कि भाई हमारे बच्चे खाली बैठ करके ताश खेल रहे हैं, ताश खेलने वालों के पास बैठे हैं, या दारू के ठेके के आसपास बैठे हैं, या बुग्गी पर बैठ करके टोंट कसने का, या अनन्य जो वहाँ बकवासबाजियाँ जो चलती हैं, आपको पता ही है सब। जब भी इस प्रकार की घटनाएं आपको कहीं दिखाई पड़ती हैं तो समाज के जागरूक लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को शिक्षण के लिए प्रेरित करें और उनके घर वालों को भी उनके बारे में बताएं, ताकि वो अपने बच्चों पर ध्यान रख सकें और वो उनको कहीं ना कहीं आवारा बनने से बचा सकें। सर, लास्ट में हमारा सवाल रहेगा, जैसे आप इसको जो हम देखते हैं लगातार फिल्में आ रही हैं, सोशल मीडिया पर, साइट पर सॉन्ग आ रहे हैं, तो वो बहुत सारे हम कह सकते हैं उसका जो नौजवानों पर, युवाओं पर कितना इफेक्ट पड़ता है, जो आज के समय में हम कह सकते हैं लगातार देखते जो गन कल्चर गाने आ रहे। देखिए, मैं फिल्म तो मैंने देखी नहीं है, मेरे को इनका कोई इतना शौक नहीं रहा और ना मुझे इसके लिए इतनी फुर्सत मिलती है। और जहाँ तक बात है गन कल्चर की, तो वास्तव में गन कल्चर का मतलब केवल मात्र इतना ही नहीं है कि जैसे कि भी कोई ये कहे कि गन कल्चर का मतलब पिस्टल या रिवाल्वर से या बंदूक से ही हो, बल्कि गन कल्चर का तात्पर्य ये सीधा सीधा बनता है कि वो सारे संगीत जो समाज में असामाजिकता की स्थापना करते हैं
या वो सारे के सारे चलचित्र जो कहीं न कहीं आने वाली युवा पीढ़ी को दिशाहीन करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो सारी की सारी बीमारी, चाहे उसमें अश्लीलता हो, फूहड़ता हो, भांडगिरी हो, या उसके अंदर कोई गलत मोटिवेशन हो, नकारात्मक मोटिवेशन हो, और उससे भ्रमित होकर के अगर पीढ़ी बर्बाद हो रही हो, तो सरकार को बिना कोई भेदभाव किए सब व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई इस प्रकार की सामग्री को यूट्यूब आदि के माध्यम से हटा देनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सबके साथ सबके कानून पर विश्वास बना रहे, इसके लिए एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सर जैसे मासूम सर गाने डिलीट किए, उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे गाने डिलीट किए हैं, और जो लोग सुनते हैं हमने वही गाने बनाए हैं। नहीं, मैंने कहा ना, लोग तो पता नहीं क्या क्या देखना पसंद करेंगे, लेकिन मैं मासूम की ही बात नहीं करूँगा, बल्कि और भी जितने स्टार गायकार हैं हरियाणा के, आप सबसे भैया मैं यही कहना चाहता हूँ, समाज को लखबीर सिंह लखा ने अच्छे गाने दिए तो उन अच्छे भजन दिए तो लोगों ने सुने, अनुराधा पौडवाल ने दिए, गुलशन कुमार ने दिए, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे धार्मिक भजन गायक हुए हैं जिन्होंने सारे जीवन भर केवल और केवल अच्छे भजन और लोकगीत ही गाए, और समाज ने और जनता ने और देश ने और स्टेट ने उनको भी इतना लाड प्यार दिया है, उनको भी लोगों ने सुना है। तो आप अच्छा देंगे तो अच्छी सामग्री को भी लोग स्वीकार करेंगे। आप कंटेंट क्या दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि का भी एक परिचय दे रहा है। तो इसलिए समाज को वर्तमान में आवश्यकता है एक शिक्षा की क्रांति और तेजस्विता के लिए, और एक नई चेतना के लिए, और एक शानदार उत्तमाति उत्तम और अनुपम दिव्यता की और भव्यता की, वो कहीं ना कहीं अच्छाई से ही प्राप्त हो सकती है। इन गंदे या नकारात्मक प्रेरणाओं से भरे हुए गानों या लेखकों के कलम से नहीं, बल्कि कलम का काम समाज के अंदर अंधियारे को मिटाकर प्रकाश की स्थापना करने के लिए है, ना कि समाज के अंदर से जो प्रकाश है उस प्रकाश को ढक करके अंधेरे को फैलाना। कलम की ताकत का कोई भी पुनर्जागरण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कलम का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। सर लास्ट सवाल है मेरा एक शिक्षा के ऊपर, जैसे आजकल आपने बोला संस्कृत का जिक्र किया है कि स्कूलों में संस्कृत पढ़ानी चाहिए। आजकल देखे हमने जो प्राइवेट में पढ़ते हैं स्टूडेंट है, उनको हिंदी भी नहीं आती, संस्कृत तो क्या है उन्हें पता भी नहीं संस्कृत क्या होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी अपनी कमी है ना, अवेयरनेस, जन जागरूकता। सरकारी स्कूल बंद हो गए, सभी बच्चे इंग्लिश को ही माध्यम बनाने लगे। ये मैंने कहा ना, ये सब जागरूकता से संभव होगा। और जब आजकल पाश्चात्य देशों की, तब मैंने जो बात की है वो क्या है, वो यही तो है, इंग्लिश कल्चर। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश मत पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, पर उसको दीवार मत बनाओ। लेकिन संस्कृत की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, संस्कृत जब आप पढ़ते हैं तो आपके शरीर की प्रत्येक एक कोशिका के ऊपर दबाव पड़ता है, उसका व्यायाम होता है। आप शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, हर प्रकार से आप कहीं ना कहीं मजबूत बनते हैं जब संस्कृत पढ़ते हैं तो। और संस्कृत सब भाषाओं की माँ है, बाकी सारी भाषाएं अधूरी हैं, संस्कृत पूर्ण भाषा है। लास्ट में क्या कहना चाहोगे सर मेरे दर्शकों? लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि एक दिन हम लोग लास्ट में जब जाएंगे तो लास्ट में क्या छोड़कर जाएंगे, इसके ऊपर ज़रूर आप लोग विचार करें। हम अच्छे गाने लिखकर, अच्छे काम करके, अच्छे कृत्यों की एक क्रांति खड़ी करके जाएं, या लास्ट में हम लोग बुराई लेकर के जाएं। धरती से एक दिन हम सबको जाना है, तो जब हमें अंतिम यात्रा में अंतोगत्वा जाना ही है, तो जब हमें जाना ही है तो हम क्या छोड़कर जाना है, इसके लिए ज़रूर आप और हम सब विचार करें, और अपने जीवन से जितना हो सकता है श्रेष्ठ इस समाज और राष्ट्र और राज्य को ज़रूर दें, पूरी मानव संस्कृति को दें, और आने वाली पीढ़ी को एक नए और एक शानदार आयाम स्थापित हों उसके लिए प्रेरणा दें। कोई भी नकारात्मकता हमारे द्वारा समाज के अंदर स्थापित ना हो, उसके लिए हमें पूरा जीतोड़ प्रयास करते हुए, प्रयत्न करते हुए अपनी मेहनत को स्थापित करने में जोर लगाना चाहिए। और अपने आसपास में अगर कोई विद्यार्थी कोई नशा करता हो, या आपके आसपास में कोई पुच्छा वाला पाखंड करता हो, या कोई और ढोंग फैला करके आपके बच्चों को, आपकी माताओं बहनों को कहीं न कहीं बरगलाने का काम करता हो, या कहीं कोई ग्राम का मुखिया नशा फैलाता हो, तो इकट्ठे होकर के उसके ऊपर ज़रूर आप लोग एक्शन लें। यही मैं मेरे आप लोगों से अंतिम जाते जाते निवेदन करते हुए आशा और अपील करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जो बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छी जो तैयारी की थी, लेकिन वो बच्चे हम कह सकते हैं परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, वो फाइनल तक नहीं पहुंचे, तो दोबारा से जो परीक्षा है कब होगी और बच्चे तैयारी करें जो
देखिए, ये हम प्रतिवर्ष करेंगे। ये दादा कालापीर जन्म स्मृति महोत्सव के रूप में शिक्षा क्रांति का कार्यक्रम हम लोगों ने विचार किया कि प्रतिवर्ष हम लोग करेंगे, जिस पर सीईटी पैटर्न पर आधारित बच्चों को एक लाभ मिले। और इसके अनुरूप जब विद्यार्थी इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे, तो जब यहाँ से जाकर के हरियाणा स्टेट की नौकरियों में बच्चे जाकर के अपना भाग्य आजमाने के लिए जब परीक्षा देंगे, तो वहाँ पर भी उनको एक सरलता प्राप्त होगी। और जिनको असफलता मिली है, तो असफलता का मतलब ये नहीं है कि सफलता नज़दीक नहीं है, बल्कि असफलता और सफलता में केवल एक छोटे से शब्द, एक छोटे से अक्षर ए ही बीच में कहीं न कहीं रोड़ी अटकाने का काम करता है। उस ए को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए